नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया, फिट, चुस्त दुरुस्त होंगे। तो भाई रात के 9 बज चुके हैं। हमें इसी की तरह लेकर आ चुका हूँ 75 दिन चैलेंज का दिन 16वां। आज ये हमारा 16वां लेक्चर है। हालांकि पिछले 2-3 दिन से बीच में गैप आ गया क्योंकि मुझे कुछ इमरजेंसी आ गई थी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब से बिल्कुल रेगुलर बेसिस पर डेली रात 9 बजे आपको 75 दिन चैलेंज की एक नई क्लास मिलती रहेगी। एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, दिल्ली पुलिस के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जो कि एसएससी एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। इस बार तो आपकी नौकरी पक्की है क्योंकि जीके जीएस का क्वेश्चन इस क्लास से बाहर बनेगा नहीं। आज की क्लास का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा, चिंता मत करिए। तो चलिए गाइस, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। ठीक है, इससे पहले सारी की सारी क्लास अगर आपको देखनी है तो चैनल के ऊपर आपको 75 डे चैलेंज के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, देख लीजिएगा। क्लियर है, सारी क्लासेस उसमें है। तो भाई आज का पहला क्वेश्चन जो है ये एसएससी एमटीएस 2024 के पेपर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। कौन सा प्रसिद्ध भारतीय नर्तक पंडवानी नृत्य शैली से संबंधित है? भारतीय नर्तक के बारे में पूछा जा रहा है। ये चारों के चारों भारत के बहुत ही प्रसिद्ध नर्तक हैं। पंडवानी नृत्य शैली से कौन संबंधित है? सबसे पहले पंडवानी नृत्य शैली जो ये है, ये छत्तीसगढ़ की है। कौन से राज्य की है? छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य शैली है जो कि महाभारत से संबंधित है। महाभारत की जो कहानियां वगैरह है ना, उनको डांस की फॉर्मेट में या फिर संगीत की फॉर्मेट में प्रदर्शित करा जाता है। ठीक है, यानी कि संगीत और नृत्य का ये एक बहुत ही गजब सा कॉम्बिनेशन है और स्पेशली महाभारत की कहानियों को दर्शाने के लिए इस भारतीय पंडवानी नृत्य शैली को किया जाता है। कहाँ का? ये छत्तीसगढ़ का है। तो कौन सा नर्तक पंडवानी नृत्य शैली से संबंधित है? तो भाई सही ऑप्शन है हमारा तीजन बाई। देखिए मैंने डेफिनेशन लिख दिया आपके लिए। वह छत्तीसगढ़ की एक प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और कलाकार है। पंडवानी एक पारंपरिक प्रदर्शन कला है। पारंपरिक प्रदर्शन कला है, ये कोई डांस नहीं है या फिर केवल संगीत की शैली नहीं है। संगीत और नृत्य का एक प्रदर्शन है। जैसे नाटक बोलते हैं ना, कुछ भी नाटक कर रहे हैं, कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी एक प्रदर्शन कला है जिसमें महाभारत की कहानियों को संगीत, गायन और नृत्य के साथ प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, समझ गए? तो तीजन बाई भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध नर्तक है जो कि पंडवानी गायिका और कलाकार है। समझ गए? अब ऑप्शन में हमारी वैजंती माला है। वैजंती माला के बारे में आपने सुना होगा अगर आप फिल्में वगैरह बहुत ज्यादा देखते हैं, क्योंकि ये बॉलीवुड एक्टर भी रह चुकी है और साथ ही भरतनाट्यम की ये एक बहुत ही प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के बहुत ही प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। ठीक है, कथक कहाँ का एक लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। एक ऑप्शन है हमारा इसमें वेमपति चिन्ना सत्यम। ठीक है, जिनको सत्यम के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नर्तक और कोरियोग्राफर है। अब कुचिपुड़ी कौन से राज्य के एक प्रसिद्ध नृत्य है? आंध्र प्रदेश। कौन से राज्य का है? आंध्र प्रदेश। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। और कथकली कहाँ का है? केरल राज्य का है। समझ गए? तो मैंने सारे के सारे ऑप्शन कवर करा दिए। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। समझ गए दोस्तों? तो आपको ये जो है पंडवानी नृत्य शैली याद कर लेना है अच्छे से। अगला सवाल है, एसएससी सीएचएसएल 2024 में पूछा जा चुका है। हालांकि बहुत ही बेसिक सा सवाल है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को खालिस्तान को फांसी दी गई थी। यानी कि इन तीनों फ्रीडम फाइटर्स को कब फांसी दी गई थी? कब इनको फांसी दी गई थी? लाहौर सेंट्रल जेल में इनको फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को एग्जैक्टली इनको फांसी दी गई थी, क्योंकि इन्होंने जो कैप्टन सैंडर्स था, एक पुलिस ऑफिसर था, उसकी गोली मार के हत्या कर दी थी। ठीक है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जी का जो निधन हुआ था वो सैंडर्स की वजह से हुआ था, क्योंकि लाठी चार्ज करवाई थी, लाठी की चोट लगने की वजह से उनकी मौत हो गई थी, उनका निधन हो गया था, जिसका बदला भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और इसमें चंद्रशेखर भी शामिल थे। अगर देखा जाए, इन्होंने सैंडर्स की गोली मार के हत्या करी उस पुलिस ऑफिसर की, जिसके बाद इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई लाहौर सेंट्रल जेल में। ठीक है, अगला सवाल है, शहीद दिवस भी हर साल 23 मार्च को ही मनाया जाता है, इसी वजह से मनाया जाता है। अगला सवाल है, एसएससी एमटीएस 2024 का ये सवाल है।
रंगराजन समिति खालिस्तान से संबंध है। एक रंगराजा समिति थी जिसकी शुरुआत भारत सरकार ने करी थी। ये किससे संबंधित है? चुनाव सुधार से संबंधित है, शैक्षिक सुधार से संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण या फिर गरीबी का अनुमान। तो भाई रंगराजन समिति जो थी वो गरीबी का अनुमान लगाने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। ये देखिए, रंगराजन समिति का गठन 2012 में भारत सरकार द्वारा देश में गरीबी के स्तर का आकलन करने के लिए किया गया था। तो भाई रंगराजन समिति की स्थापना देश में गरीबी के स्तर का आकलन करने के लिए किया गया था। कब? 2012 में। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने की थी। इसी वजह से इस समिति का नाम रंगराजन समिति पड़ा, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ही थे। समिति ने गरीबी के स्तर का अनुमान लगाने के लिए तेंदुलकर पद्धति का उपयोग किया था, जिसमें कैलोरी खपत, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यय और अन्य बुनियादी जरूरतों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। समझ गए दोस्तों? तो आगे से अगर क्वेश्चन पूछ जाए रंगराजन समिति क्या था, तो भाई देश के अंदर गरीबी के स्तर का आकलन करने के लिए इस समिति का उद्घाटन किया गया था 2012 में सी रंगराजन द्वारा। अगला सवाल है, 1918 में महात्मा गांधी जी ने खालिस्तान की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। महात्मा गांधी जी ने कई सारी हड़तालें करी थी, लेकिन यह पहला मौका था जब महात्मा गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे थे। भूख हड़ताल इन्होंने करी थी। क्लियर है? इससे पहले 1917 में, ठीक है, इनका जो पहला सत्याग्रह था वो चंपारण था, ठीक है, जहां पर किसानों के ऊपर जबरदस्ती बोझ डाला जा रहा था नील की खेती करने के लिए और उनको कोई मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा था, ठीक है। जिसके बाद महात्मा गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला के कहने पर उनकी मदद करी थी, ठीक है, चंपारण में, बिहार के चंपारण में जाकर, ठीक है। उसके बाद 1918 में महात्मा गांधी जी ने हड़ताल करी थी, सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। कौन सी हड़ताल का क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है? सेना के सैनिकों के लिए या फिर दलित वर्गों के लिए, मिल श्रमिक या फिर व्यापारियों के लिए? ये जो हड़ताल थी स्पेशली मिल श्रमिकों के लिए थी, ठीक है। किसके लिए? मिल श्रमिक, ठीक है। अब देखें दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में एक मिल था जहां पर मिल मजदूरों के ऊपर एक तरीके से अत्याचार हो रहा था। प्लेग की बीमारी उस टाइम पर चल रही हुई थी, तो एक प्लेग बोनस दिया जाता था। प्लेग बोनस देने के लिए मिल के मालिकों ने मना कर दिया था। साथ ही मजदूरों की मांग थी कि इस महंगाई में, इस महामारी में, इस बीमारी में हमारी जो तनख्वाह है, मुआवजा है, उसमें 50% की वृद्धि की जाए। लेकिन मिल मालिक उनकी मांग नहीं मान रहे थे, जिसके बाद गांधी जी ने उनकी मदद करी, आमरण अनशन पर बैठे, हड़ताल उन्होंने करी, जो कि एक सफलतापूर्वक हड़ताल थी। इसमें मिल मालिकों ने मजदूरों की मांग मान ली, प्लेग बोनस देने के लिए भी राजी हो गए और साथ ही उनको 35% की वृद्धि भी मिल गई तनख्वाह में, यानी कि अपने मुआवजे में 35% की क्या मिली? वृद्धि मिल गई, ठीक है। तो साथ ही एक खेड़ा सत्याग्रह भी था जो कि गांधी जी ने शायद 1917-18 में करा था। उसमें भी यही था। उस टाइम पर क्या हुआ था, यानी कि सारी की सारी फसल मौसम की वजह से बर्बाद हो गई थी, लेकिन फिर भी उनको लगान देना पड़ रहा था अंग्रेजों को, तो उसके खिलाफ खेड़ा सत्याग्रह था। अगला क्वेश्चन है, सवाल है हमारा, प्रसिद्ध धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो भाई धमेक स्तूप जो है ना, ये अशोक के स्तंभ का ही एक हिस्सा है, ठीक है। जो सम्राट अशोक था ना, मौर्य साम्राज्य का शासक, उसने ही धमेक स्तूप की स्थापना करवाई थी। कहां पर? उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। कई बार एग्जाम में एक सवाल पूछ ले जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था। तो भाई उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जिसको पहले बनारस के नाम से जाना जाता था, तो वहीं पर प्रसिद्ध धमेक स्तूप है जिसको अशोक ने बनवाया है। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश, जो कि बौद्ध धर्म के सबसे प्रसिद्ध स्तूपों में से एक है, ठीक है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ये। धमेक स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है, धमेक स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों, जिसका नाम था, एक का कौंडिन्य, एक का नाम था अस्साजी, एक का नाम था बधिया,
वप्पा और महानमा को अपना पहला शिक्षण दिया था और अपना पहला उपदेश दिया था। द धमेक स्तूप इन सारनाथ वाज इनिशियली बिल्ड बाय द मौर्य एम्परर अशोक इन 249 बीसी में बनवाया था। इट वाज लेटर रिबिल्ड एंड एक्सपेंडेड इन 500 ईस्वी में इसको गुप्त साम्राज्य ने रिबिल्ड करवाया था एक तरीके से, ठीक है। तो भाई ये भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित है, बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध धर्म से जुड़ा एक स्तूप है, समझ गए गाइस। कहां पर है? सारनाथ में, जहां पर अपने 5 शिक्षकों को शिक्षा दी थी गौतम बुद्ध ने। अगला सवाल है रामपुरवा बैल। दोस्तों अगर आप गूगल करोगे अभी के अभी रामपुरवा बैल तो आपके सामने एक चित्र आएगा जहां पर एक बैल खड़ा हुआ है। बहुत ही प्यारी सी एक चित्रकला है ये, ठीक है, एक मेटल की चित्रकला है ऐसा हम कहेंगे, ठीक है, जो बिहार के रामपुरवा में पाए गए मौर्य स्तंभों का हिस्सा था। यानी कि मौर्य साम्राज्य के 2 स्तंभ थे, उनका ये हिस्सा था, बिहार राज्य के रामपुरवा में ये पाया गया था। अब पर रखा हुआ है, यानी कि अब कहां पर रखा हुआ है ये रामपुरवा बैल, यानी कि ये जो सुंदर सी बैल की आकृति है ये चित्र कहां पर है? फिलहाल प्रधानमंत्री भवन में है, संसद में है, राजपथ में है या फिर राष्ट्रपति भवन में है? ये फिलहाल राष्ट्रपति भवन में है, जो कि एक बैल की आकृति है, बैल का चित्र है, जो कि मौर्य साम्राज्य के स्तंभ का हिस्सा था, जो कि बिहार के रामपुरवा में पाया गया था। समझ गए? अगला सवाल है 2023 में पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यह सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर में पूछा गया था शायद, इसलिए यहां पर पूछा गया कि कौन करेगा। समझ गए? क्योंकि अब तो 2025 चल रहा है तो थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज के इस क्लास में आपको ज्यादातर क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड मिलेंगे, मोस्टली क्रिकेट से रिलेटेड मिलेंगे, ताकि आपको पता चले कि स्पोर्ट कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 2023 में पुरुष क्रिकेट विश्व कप की जो मेजबानी करी थी किस देश ने करी थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत ने करी थी 2023 में, ठीक है, इंटरनेशनल ओडीआई क्रिकेट टूर्नामेंट की। और भारत ने एक बार नहीं 5 बार भारत मेजबानी कर चुका है आईसीसी वर्ल्ड कप की। कब कब? 1987 में पहली बार करी थी, ठीक है, 1996 में करी थी, ठीक है, 1987 में पाकिस्तान के साथ मिलकर करी थी, 1996 में पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका ने करी थी। ज्यादातर मैचेस जो हुए थे वो इंडिया में हुए थे। 2011 में इसकी मेजबानी भारत ने करी थी। 2023 में इंडिविजुअली भारत ने करी थी, किसी और देश में एक भी मैच नहीं खेला गया था। अगली जो मेजबानी करेगा वो 2031 में करेगा। 4 बार आईसीसी वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत कर चुका है, भारत में हो चुके हैं। 5वीं बार 2031 में भारत आईसीसी वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। समझ गए? अब देखिए आईसीसी वर्ल्ड कप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसका जो पहला एडिशन हुआ था 1975 में हुआ था इंग्लैंड में, ठीक है। लास्ट एडिशन जो हुआ है 2023 में इंडिया में हुआ था। अगला जो एडिशन होगा आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप का वो 2027 में होगा, क्योंकि हर 4 साल के बाद ये टूर्नामेंट होती है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, इन 3 देशों में 2027 में आईसीसी वर्ल्ड कप होने वाला है। एग्जाम में पूछा जाएगा ये सवाल। कितनी टीमें पार्टिसिपेट करती है? 14 टीमें पार्टिसिपेट करती है। फिलहाल चैंपियन कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। 2030 का जो आईसीसी वर्ल्ड कप था वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, ठीक है, किसको हरा के? भारत को। रनर अप कौन था? भारत। मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की है, 6 बार इस टाइटल को जीत चुकी है। भारत आईसीसी वर्ल्ड कप 2 बार जीता है, एक बार 2011 में जीता है, एक बार 1983 में जीता है। समझ गए? सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं? सचिन तेंदुलकर ने बनाए हैं, 2278 रन सचिन तेंदुलकर ने बनाए हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा विकेट्स किसने लिए हैं आईसीसी वर्ल्ड कप में? वो लिए हैं ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैकग्रेथ ने, 71 विकेट इन्होंने लिए हैं। समझ गए? तो भाई आईसीसी वर्ल्ड कप से रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो गए। पेपर में किसी भी टाइप के क्वेश्चंस पूछा जा सकते हैं। अगला सवाल है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप महिला 2022 किस देश में आयोजित किया गया था? अभी तो आईसीसी वर्ल्ड कप मेन से रिलेटेड क्वेश्चन था, अब आईसीसी वर्ल्ड कप महिला से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया और 2022 के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। 2022 में लगभग 12वें एडिशन की मेजबानी हुई थी, ठीक है।
आईसीसी वुमेन, तो पूछ रहा है किस देश ने इसकी मेजबानी करी थी। ठीक है, ये देखिए द वुमेन T20 वर्ल्ड कप इज द, नहीं T20 नहीं, ये वर्ल्ड कप की बात हो रही है, ये मैंने यहाँ पर T20 का लिखा हुआ है। तो लो मैं आपको सारी चीजें दिखा देता हूँ डिटेल के साथ। आईसीसी 2022 की बात कर रहे हैं ना हम, ये लो। तो भाई देखिए 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 में ये टूर्नामेंट खेली गई थी, फीमेल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी इसको कराता है। वुमेन वनडे इंटरनेशनल ये होता है, समझ गए। न्यूजीलैंड ने 2022 आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप की मेजबानी करी थी। किसने? न्यूजीलैंड ने। चैंपियन कौन है फिलहाल 2022 में? किसने जीता था इसको? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, 7 बार इस टाइटल को नाम कर चुके हैं। तो ऑस्ट्रेलिया आईसीसी वर्ल्ड कप की सबसे सक्सेसफुल टीम है, चाहे वो वुमेन की बात हो या फिर मैन की बात हो। रनर अप कौन था? किसको हराया था? इंग्लैंड को हराया था। टोटल 8 टीमें, 8 देशों की टीम इसमें पार्टिसिपेट करती है। टोटल 31 मैच हुए थे इसमें, समझ गए। तो ये आईसीसी 2022 वर्ल्ड कप से रिलेटेड मैंने आपको जानकारी दे दी है और शायद 12वां एडिशन था ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने ही इसकी मेजबानी करी थी। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के बीच किस राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? दशकीय वृद्धि दर के बारे में मतलब पिछले 10 सालों में कौन से देश के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या, कौन से राज्य के अंदर जनसंख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। आखिरी जनगणना कब हुई थी? 2011 में। उससे पहले कब हुई थी? 2001 में। तो भाई इन 10 सालों में कौन से राज्य के अंदर जनसंख्या सबसे ज्यादा बढ़ी है? तो भाई वो राज्य है हमारा मेघालय। मेघालय राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा बढ़ी है। 2011 की जनगणना के अनुसार मेघालय ने 2001 से 11 के दौरान 27.95% की 10 के जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की है, जो कि भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक थी। ठीक है, मतलब पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो बढ़ी है मेघालय राज्य की बढ़ी है। कितनी? 27.95% का उछाल आया था। अब अगर पूछ ले कि भाई 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? ठीक है, सबसे अधिक अगर पूछ ले, सबसे अधिक पूछ ले तो उसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी। लगभग 19 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अगर पूछ ले तो भाई सिक्किम राज्य है। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला यूनियन टेरिटरी पूछ ले, जो मतलब अधिक जनसंख्या वाला यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि अभी तक तो हुई नहीं, 2026 में होनी है। अब तो जनगणना होनी तो 21 में थी, लेकिन हमारी सरकार कुछ ऐसी है जनगणना भी नहीं करा पा रही है। सबसे कम जनसंख्या कौन से यूनियन टेरिटरी में थी? लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करा दिए। सवाल किसी भी तरीके का एग्जाम में पूछा जा सकता है, बेहतर यही होगा कि अपने नोट्स वगैरह बनाइए। एसएससी एमटीएस 2024 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? बहुत ही बेसिक सा सवाल है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या था? गांव-गांव तक महिलाओं को गैस कनेक्शन, सिलेंडर कनेक्शन तक जोड़ने का उद्देश्य था। ठीक है, यानी कि जो लोग चूल्हे के ऊपर आग जलाकर ईंधन लेकर आके उससे खाना बना रही है, ठीक है, उनको क्या होता है, धुएं से बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो सरकार ने सोचा क्यों ना गांव-गांव तक, हर एक महिला तक गैस सिलेंडर पहुंचा दिया जाए। तो ये थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो कि 2016 में शुरू की गई थी। देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ऑन 1 मई 2016। एग्जैक्टली 1 मई 2016 को इन्होंने लॉन्च करी थी। कहां पर लॉन्च करी थी? उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट से इन्होंने लॉन्च करी थी। 50 मिलियन एलपीजी कनेक्शंस इन्होंने वुमेन, महिलाओं को बांटे हैं। क्लियर है? इस योजना का जो टोटल बजट था वो 80 बिलियन, ठीक है, इसका टोटल बजट था। समझ गए? और अब 2021 में उज्ज्वला योजना 2.0 इन्होंने लॉन्च करी है। ठीक है, समझ गए? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या थी? गैस सिलेंडर से रिलेटेड थी। 1 मई 2016 में बलिया में इसको लॉन्च किया गया था। एसएससी सीएचएल 2024 में पूछा गया सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में राज्य सूची का विषय है? भारत के संविधान में एक राज्य सूची का जिक्र किया गया है। ठीक है, राज्य सूची का विषय कौन सा है इन चारों में से? देखिए,
भारत के संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं स्केड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। 7वीं अनुसूची के बारे में अगर हम बात करें, 7वीं अनुसूची में राज्य और केंद्र सरकार के बीच में शक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है कि राज्य सरकार के पास क्या क्या शक्तियां होंगी, केंद्र सरकार के पास कौन कौन सी शक्तियां होंगी। ठीक है, कौन कौन सी शक्तियों का मिलकर दोनों सरकारें इस्तेमाल कर सकती हैं, समझ गए। तो 7वीं अनुसूची में ही राज्य सूची का जिक्र किया गया, बल्कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में टोटल 3 सूचियों का जिक्र किया गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी सूची है वो। देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इस अनुसूची में 3 सूचियां हैं। संघ सूची है, एक तो संघ सूची है, एक है राज्य सूची और एक है संवर्धित सूची। संघ सूची का मतलब क्या है? संघ सूची में वे विषय शामिल है जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे कि रक्षा या फिर विदेश मामलों में केवल केंद्र सरकार का अधिकार है कानून बनाने का, और मुद्रा। ठीक है, राज्य सूची में वे विषय शामिल है जिन पर केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती है, जैसे कि कृषि का एक विषय है, कृषि के क्षेत्र है जिनमें राज्य सरकार खुद कानून बना सकती है अपने नागरिकों के लिए। सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस, ठीक है, इनके ऊपर खुद कानून राज्य सरकार बना सकती है। एक सूची हमारी तीसरी संवर्धित सूची। संवर्धित सूची में वे विषय शामिल है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, जैसे कि शिक्षा के ऊपर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। वन और विवाह, इनके ऊपर भी दोनों सरकारें कानून बना सकती है। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया राज्य सूची का विषय, तो राज्य सूची में हम चलेंगे। राज्य सूची कहां पर है? राज्य सूची ये रही। राज्य सूची में वे विषय शामिल है जिन पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, जैसे कृषि। आगे ना कृषि, तो सही आंसर क्या है? कृषि। ठीक है, रेलवे पर तो केंद्र सरकार बनाएगी, बंदरगाह भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। ठीक है, बैंकिंग के ऊपर भी, लेकिन कृषि एक ऐसा विषय है जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। तो ये 3 सूची भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। एक संवर्धित सूची, संघ सूची और राज्य सूची। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा आनंद नीलकांतन के पहले उपन्यास का शीर्षक है? आनंद नीलकांतन, जो कि एक बहुत बड़े बॉलीवुड के राइटर भी हैं, ठीक है, जो कि बहुत सारी फिल्में भी प्रोड्यूस कर चुके हैं और नॉवेलिस्ट भी हैं, बहुत सारे कथन भी लिख चुके हैं। ठीक है, कथाएं इन्होंने उपन्यास लिखी है। तो आनंद नीलकांतन ने के पहले उपन्यास का शीर्षक क्या था? मतलब इनका जो पहला उपन्यास था उसका टाइटल क्या था? उसका टाइटल था असुर उसका टाइटल था। पराजितों की कहानी, असुर पराजितों की कहानी, ये इनका टाइटल था। टेल ऑफ द वैंक्विश्ड, ये इसका टाइटल था। आनंद नीलकांतन की ये पहली किताब थी असुर। देखिए, असुर पराजितियों की कहानी 2012 में प्रकाशित हुआ था और यह आनंद नीलकांतन का पहला उपन्यास था। ठीक है, यह उपन्यास रामायण की कहानी को रावण और एक आम असुर भद्र के दृष्टिकोण से बताता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है? मेलुहा के अमर, नीलकांतन की ये दूसरी पुस्तक है। एक है यहां पर ऑप्शन कादम्बरी, बाणभट्ट द्वारा लिखा गया एक संस्कृत उपन्यास है। बाणभट्ट हर्षवर्धन का एक राज्य कवि था। सत्य के प्रयोग, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखी गई। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ की बात हो रही है। ये किताब किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। कादम्बरी किसने लिखी? ये लिखी है बाणभट्ट ने। मेलुहा के अमर, ये भी नीलकांतन ने लिखी है, लेकिन ये इनका दूसरा उपन्यास है। पूछा गया पहला उपन्यास जो था असुर। अगला सवाल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद, फिर है यहां पर खाली स्थान, संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। भारत का संविधान, मतलब भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है? भारत के संविधान में टोटल 6 मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया था। छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस मौलिक अधिकार में क्या कहा गया कि अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो वो नागरिक सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है कि मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, इसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। तो एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का संरक्षण कर सकता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। ठीक है,
संवैधानिक उपचारों के अधिकार में अनुच्छेद 32 आता है। कौन सा? अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 को ही भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। पेपर में यह सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान की हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है? अनुच्छेद 32 को। और अगर पूछ लिया जाए कि हृदय और आत्मा कौन से मौलिक अधिकार को कहा गया है, तो भाई संवैधानिक उपचार को अधिकार को ही संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। किसने? भीमराव अंबेडकर जी ने, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 7 सदस्य थे जिन्होंने भारत का संविधान बनाया था। समझ गए गाइस? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 32 से 35। एसएससी एमटीएस 2024 में यह सवाल पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड, प्रसिद्ध हीराकुंड कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अगर आपको यह पता है कि भाई हीराकुंड बांध जो है वो कौन से राज्य के अंदर है, तो डेफिनेटली कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट, बिजली बनाने का ये प्लांट भी उसी राज्य के अंदर है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है जिसकी कुल लंबाई 25 किलोमीटर से ज्यादा है। कितनी? 25 किलोमीटर से ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, कुल लंबाई 25.79 किलोमीटर है इसकी। तो ये भारत का सबसे लंबा डैम है जो कि कहां पर है? महानदी के ऊपर है। कहां पर? महानदी के ऊपर है। ठीक है, और ये बांध कहां पर है? उड़ीसा राज्य के अंदर है। कहां पर? उड़ीसा राज्य के अंदर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? उड़ीसा। तो जो हीराकुंड कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट है वो भी तो इसी बांध के ऊपर ही लगाया गया है जिससे बहुत ज्यादा बिजली बनाई जाती है। देखिए हीराकुंड बांध की जो कुल लंबाई है 25.79 किलोमीटर है। महानदी के ऊपर ये स्थित है उड़ीसा राज्य के अंदर। ठीक है, अर्थ कंक्रीट और मेसोनरी से इसको बनाया गया है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट अर्थन डैम इन द वर्ल्ड। फ्लड कंट्रोल से के लिए इसको बनाया गया है। इरिगेशन सिंचाई के लिए काम आता है। पावर जनरेशन बिजली बनाने के लिए काम आता है। हीराकुंड कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट उड़ीसा के संबलपुर जिले, कहां पर? संबलपुर जिले के बुरला शहर में स्थित है। इस संयंत्र का स्वामित्व हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के पास है जो आदित्य बिरला समूह की सहायक कंपनी है। यानी कि ये जो प्लांट है ना, ये आदित्य बिरला की का ही एक प्लांट है। समझ गए? संयंत्र की क्षमता 467.5 मेगावाट बिजली पैदा करने की है। समझ गए? अगर पेपर में पूछ जाए कि भारत का जो हाईएस्ट डैम है, सबसे ऊंचा डैम है, वो कौन सा है? टिहरी डैम है जो कि कहां पर है? उत्तराखंड राज्य के अंदर है। और सबसे लंबा डैम कौन सा है? हीराकुंड डैम है जो कि उड़ीसा राज्य के अंदर है, महानदी के ऊपर। अगला सवाल है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया? महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा है? ये कहा है बाल गंगाधर तिलक जी ने। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा इनके द्वारा दिया गया। बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा नारा दिया? वंदे मातरम। अखबार की शुरुआत बिपिन चंद्र पाल ने दी। बदरुद्दीन तैयब ने क्या कहा? वह एक उदारवादी नेता थे और ब्रिटिश सरकार के साथ शांतिपूर्ण बातचीत में विश्वास रखते थे। लाला लाजपत राय भी ऑप्शन में है। उन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक न्यूज़पेपर शुरू किया था पंजाब केसरी के नाम से। ठीक है, इसी वजह से इनको जाना जाता है। ठीक है, पंजाब केसरी मतलब पंजाब का शेर भी इनको कहा गया है। ठीक है, चारों के चारों ऑप्शन कवर करा दिए हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊंगा, ये नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। समझ गए गाइस? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 अप्रैल 2022 से संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे 5 अप्रैल 2022 को? अब तो हालांकि 2025 चल रहा है, लेकिन यह सवाल भी एसएससी एमटीएस 2024 में पूछा गया। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर मनोज सोनी 2022 में यूपीएससी के चेयरमैन थे। लेकिन उसके बाद प्रीति सूडान, किसको? प्रीति सूडान को बनाया गया चेयरमैन। लेकिन अब अगर हम 2025 की बात करें तो अजय कुमार, नोट करिए, अजय कुमार को यूपीएससी का नया चेयरमैन बनाया गया है, जो कि प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो फिलहाल यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन है? अजय कुमार 2025 में। 22 में कौन थे? डॉक्टर मनोज सोनी, और उनके बाद प्रीति सूडान बनी थी। क्लियर है? तो भाई आज की क्लास में इतने क्वेश्चन रखते हैं। आज की क्लास का पीडीएफ आपको वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम
ऐप के ऊपर सर्च कर लीजिएगा वे टू सक्सेस, सारे क्वेश्चंस आपको वहां पर मिल जाएंगे। इन क्वेश्चंस के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए गाइस, आज की इस क्लास में इतना ही था। पसंद आयो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल के ऊपर